हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का जो है लेसन 1 जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, इसे पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग इस कहानी को पढ़ें, कल मैंने आपको इस कहानी से जुड़े हुए सारे कठिन शब्दों के अर्थ उपलब्ध कराए थे। तो उम्मीद है आपने उन शब्दों को लिखा होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इस लेसन को जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। इसके लेखक RC हचिंगटन, जिसका मैंने पूरा नाम बताया था रे क्रैटन हचिंगटन। तो आप लिखेंगे इन सब के अर्थ को, और पहले आप यहाँ ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुने, क्योंकि आपके इस अंग्रेजी के पुस्तक के बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनका अर्थ समझना थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा कठिन है। तो आप इस पर ध्यान लगाएं, आप ज़रूर समझेंगे इसके अर्थ को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेखक RC हचिंगटन के बारे में जानते हैं। यहाँ दिया है इनके बारे में, RC हचिंगटन ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ये एक ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज़ ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। और इनके अंदर एक विशेष गुण है, एक सबसे अनोखा गुण है कि ये समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उसे अपने कहानियों के ज़रिए छू लेते हैं। मतलब इनकी कहानियाँ, इनकी रचनाएं समाज में होने वाली घटनाओं को छू लेती हैं, समाज से जुड़ी हुई इनकी रचनाएं होती हैं। विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स, और इसके साथ साथ जो उसके विरोधाभास हैं, जो उनमें विशेष विरोध करने वाली चीज़ें हैं, उन सब का ये ध्यान रखते हैं कि समाज में किस बात का विरोध हो रहा है, किस चीज़ की गलत धारणा है, इन सब पर इनका विशेष ध्यान रहता है। इन द पेस फॉर लिविंग, इस कहानी में जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, पेस का अर्थ होता है बच्चों गति, जीवन की गति। और जैसा कि आज आप लोग देख ही पा रहे हैं, अगर आज से आप 25-30 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय जीवन इतनी तेज़ नहीं थी जितनी आज के समय में आपका जीवन हो गया। मतलब भाग दौड़ भरा जीवन आपका जैसा हो गया है। उस समय जीवन इतना तेज़ नहीं था, इतनी तेज़ गति नहीं थी जीवन की, सब कुछ धीमा था, लोग इतने उत्तेजित भी नहीं थे। तो इस कहानी में RC हचिंगटन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। RC हचिंगटन जो हैं ये आधुनिक व्यक्ति के व्यथा के बारे में, आधुनिक व्यक्ति के कष्ट के बारे में बात करते हैं। उसकी स्थिति को, मनोस्थिति को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। He brings out how the fast movement of man, things and object hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on man, woman and children। वो दिखाते हैं कि कैसे तेज़ गति जो है, चाहे वो किसी पुरुष की हो, किसी वस्तु की हो या किसी भी चीज़ की हो, किसी भी चीज़ की तेज़ गति जो है वो कैसे एक गति के नियम को बिगाड़ देती है। मतलब कि जिस गति से ये दुनिया चलती रहनी चाहिए उसके संतुलन को बिगाड़ देती है, और जो अनावश्यक बल है वो लगाने के लिए वो प्रेरित करती है, चाहे वो मनुष्य हो या बच्चे हों या फिर कोई महिला हो। सबके ऊपर आज ये ज़ोर है, सबके ऊपर ये आज एक प्रेशर टाइप का है कि वो जो है ज़ोर लगाएं, अपना पूरा प्रयास करें। जबकि पहले के समय में इतना भाग दौड़ नहीं था, लोग आराम से अपना ज़िंदगी बिताया करते थे। लेकिन आज अगर आप दुनिया के साथ कदमों में कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे, उनके बराबर नहीं चल पाएंगे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप पिछड़ जाएंगे, है ना। ये आप भी मानते हैं कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जब तक आप नहीं चलेंगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। आप ही सोचिए, इस कहानी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि आपके घर पे अगर मान लीजिए आपने कुछ लेबर को काम पर रखा हुआ है, सारे लेबर अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे लेबर अपने पूरे शरीर की क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनमें से एक दो ऐसे हैं जो सिर्फ समय बिता रहे हैं, वो पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में वो आइडियाज़ नहीं आ पा रहे कि किस तरह से घर को बनाया जाए, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाए।
तो ऐसा मज़दूर जो कि काम नहीं कर पा रहा है, क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है वो, तो क्या ऐसे मज़दूर को आप काम पर रखेंगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ऐसे को हम क्यों काम पे रखें? जो स्लो हो, जो धीमा हो, जो काम न कर सकता हो, ऐसे को हम क्यों काम में रखें? सबका यही जवाब होगा, सीधी बात है। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आज आपको काम पाना है, अपना पेट भरने के लिए बस आपको अगर काम करना है, तो उसके लिए भी आपको तेज़ होना होगा। एक भिखारी भी आज भीख मांगता है तो उसे दूसरे भिखारी से आगे निकलकर भीख मांगना पड़ता है, तब जाकर उसे भीख मिलती है, नहीं तो उसे भी नहीं मिलती, है ना? तो मतलब तेज़ होना ज़रूरी है। तो ये थी इस कहानी के बारे में थोड़ी सी बात और लेखक के बारे में बात। उससे पहले कि हम कहानी पर बढ़ें, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको दी गई है, छोटी सी जानकारी के लिए, कि टॉक टू योर फ्रेंड एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ। अपने किसी मित्र से मिलिए और उससे उसकी राय लीजिए कि आज के समय में जो युवा है उनका जीवन कैसा है, उनकी जीवन शैली कैसी है। आस्क देम, उनसे पूछिए आप कि डू यू फाइंड लाइफ लाइजरली और फास्ट? क्या आप जीवन को आरामदायक पाते हैं या फिर आप पाते हैं कि जीवन बहुत तेज़ है? फिर आप उनसे यह भी पूछिए कि आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे? जो आज आप देख रहे हैं, जिस गति में आप दुनिया को देख रहे हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या आप सोचते हैं कि ये बहुत तेज़ है, ये इसे धीमा होना चाहिए, या फिर ये गति भी आपको धीमी लगती है, आप इससे भी तेज़ चाहते हैं गति? क्या चाहते हैं आप? ये उनके व्यू को आप जानने की कोशिश कीजिए। तो अब हम आते हैं सीधे कहानी पर, जहाँ पर लेखक जो हैं आर.सी. हचिंसन, वो बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, एक आधुनिक व्यक्ति के कष्टों के बारे में बात करते। तो अब हम यहाँ पर कहानी को शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे इस पर। कहानी में पहले पंक्ति में लेखक कहते हैं कि आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। ठीक है, लेखक कहते हैं मैंने डबलिन में एक नाटक देखा, नॉट लॉन्ग एगो, इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन इडरली कॉर्न मर्चेंट। जो कि बहुत पहले नहीं देखा, मतलब कुछ ही समय हुए बीते हुए, कुछ ही दिन पहले मैंने वो नाटक देखा, और उसका जो मुख्य किरदार था, उस कहानी का मुख्य किरदार, वह एक बुजुर्ग सा मकई का व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, और वो कहाँ रहता था? एक छोटे से आयरलैंड के देहात में, गांव देहात में वो व्यक्ति मकई का व्यापारी रहता था। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्सिटीज़, वह आदमी ऐसा था जिसके मन में बहुत उत्तेजना थी, बहुत सारी उत्तेजना थी। हिज हर्ट वॉज डिकी, उसका हृदय बहुत कमज़ोर सा, बहुत छोटा सा था, मतलब डरता था, वो हर बात पर सहमा सहमा सा रहता था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा जो था, भतीजा कहें या भांजा कहें, नेफ्यू दोनों अर्थ में आ जाता है, वो हमेशा उसे ठग लिया करता था। क्योंकि देखिए, भतीजा जो भी होगा वो मॉडर्न ज़माने का होगा, और ये बुजुर्ग सा एक मकई का व्यापारी है, तो उसका दिमाग उतना तेज़ नहीं चलता जितना कि उस बच्चे का चलता है, उसका भतीजे का चलता है, तो वो उसको बेवकूफ़ बनाकर ठग लिया करता था। हिज वाइफ हैड ए फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 ब्रिटिश पाउंड्स ऑन ए हॉलीडे, और उसकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा वैसी ही थी, खर्चीली ही थी। ठीक है, उसे हर छुट्टी के दिन 10 ब्रिटिश पाउंड लगभग चाहिए थे। आप जान ले, पाउंड की कीमत अभी जो है भारत में वो लगभग 97 रुपये कुछ पैसे है। मतलब आप समझ लीजिए कि 10 का मतलब 970 रुपये, 1000 रुपये के लगभग। मतलब उसे एक छुट्टी के दिन जो है 1000 रुपये चाहिए खर्च करने के लिए, उड़ाने के लिए, और मकई का व्यापारी इतना पैसा दे पाएगा? आप सोचिए। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उसके लिए जीवन की गति बहुत तेज़ हो रही थी। मतलब उसे वो इतनी तेज़ी की आदत नहीं थी कि कोई आए उसे ठग ले, कोई उसकी पत्नी खुद उसे ठग ले, ऐसा वो जो है नहीं सोच रहा था। उसके लिए जीवन की गति बहुत तेज़ हो रही थी। एंड इन द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और इस तरह के निराशा के पल में, ही अटर अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हर्ट, वो दिल से चिल्लाता था, दिल से रोता था और कहता था, दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ एट 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट।
और वो अपने दिल से ये बात कहता था कि वो मुझे कहते हैं, मतलब ये मकई व्यापारी कह रहा है कि वो मुझे कहते हैं। वो किसके बारे में कह रहा है? वो अपने भतीजे के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि वो मुझे कहते हैं कि एक हवाई जहाज़ है जो अब हज़ारों मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। मतलब आप समझिए कि एक मकई का व्यापारी जिसने जीवन भर बैलगाड़ी से सवारी की है, जो इतनी ही तेज़ गति को जानता है, उससे ज़्यादा तेज़ गति को नहीं जानता, उससे आप हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं, वो भी वैसा हवाई जहाज़ जो हज़ारों मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो वो मकई व्यापारी क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना कि नाउ दैट्स टू फास्ट, ये बहुत तेज़ है, उसके लिए ये रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं उन्हें हवाई जहाज़ में बैठने में कितना डर लगता है कि वो हवा में कैसे उड़ेंगे, क्योंकि वो इतनी तेज़ गति से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंसेंटिंग लाइन इन द प्ले। लेखक कहते हैं कि ये जो लाइन कहा ना उस मकई के व्यापारी ने उस नाटक में, क्योंकि आप जान लीजिए कि ये डबलिन में एक नाटक देख रहे थे लेखक, तो ये जो नाटक में इस मकई के व्यापारी ने जो लाइन कही कि देयर इज़ अ प्लेन, दे टेल मी देयर इज़ अ प्लेन नाउ दैट्स गोज़ 1000 माइल एन आवर, तो ये लाइन जो थी इस लेखक को छू गई। मतलब होता है ना कि कोई डायलॉग, कोई लाइन, कोई शब्द ऐसा होता है जो कि दिल को टच कर जाता है। तो लेखक को ये बात लग गई कि ये लाइन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लाइन था। द मैन्स कंप्लेंट वाज स्लो ग्लोरियस इररेलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। वो आदमी का जो शिकायत था वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक था और वो उसकी अपनी परिस्थिति से जुड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि उसकी अपनी परिस्थिति जो है, वो उसका जीवन जो है बहुत धीमा चल रहा है और यहाँ वो बात कर रहा है तेज़ की। तो ये बिल्कुल उससे उल्टा था, उससे बिल्कुल परे था, उसकी स्थिति से बिल्कुल परे था, उल्टा था, है ना। मतलब आप कह सकते हैं बेतुका था उसके जीवन के लिए ये। तो उसकी अपनी स्थिति से बिल्कुल अलग था, उल्टा था ये स्थिति कि एक ऐसा प्लेन जो हज़ारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उसका जीवन है जो कि बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रहा है। बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे चल रहे थे ये दोनों। एंड बिसाइड्स, और इसके बाद बीइंग कॉमिक इट स्टक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। इसके बाद लेखक जो है थोड़े हास्यप्रद मूड में आ गए, हंसने के मिजाज में आ गए और वो कहते हैं कि इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन। ये मुझे अटका दिया। ये जो लाइन था, लेखक इसी लाइन में अटके रह गए। कहानी आगे बढ़ती चली गई, लेखक यहीं अटके रह गए। और क्यों अटके रह गए? क्योंकि ये इसको एक उदाहरण देकर के बता रहा है कि ऑफ द वे द आयरिश गेट द सबटल ट्रूथ बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। यहाँ पर उसने यह सीखा कि आयरलैंड के लोग जो हैं इस तरह की चीज़ें उल्टे उदाहरण से सीखते हैं। मतलब कि किसी की तेज़ गति को वो धीमेपन के उदाहरण से सीख रहे हैं। मतलब कि आप ही अगर किसी चीज़ की तेज़ की तुलना करते हैं तो वो आप कैसे पता करें कोई चीज़ किसी से तेज़ है? तो उसकी तुलना जब तक किसी धीमे व्यक्ति से ना किया जाए, धीमी वस्तु से ना की जाए, कैसे पता चलेगा कि वो तेज़ है या नहीं? तो यही बात है कि आयरलैंड के लोग जो है इस तरह की चीज़ों से सच्चाई का सामना करते हैं, इस तरह के उदाहरण से सच्चाई का सामना करते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड मीन फूल मीन्ट। तो आप देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा मकई का व्यापारी था, वो क्या कहना चाहता है। वो एक मूर्ख, उसे कहा गया कि वो एक मूर्ख ही व्यक्ति था जिसे कोई भी आकर ठग लेता था, है ना। तो वो क्या कहना चाहता है आप इससे समझ सकते हैं। मतलब इस पैराग्राफ से आपने ये समझा कि कोई भी आदमी जिसकी सोच अभी धीमी है वो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। उसे बस एक मूर्ख माना जा सकता है जिसे कोई भी आकर बेवकूफ़ बना सकता है। Not that I have any dislike of rapid movement myself। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे तेज़ गति पसंद नहीं है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि लेखक को तेज़ गति पसंद नहीं है। वो उस मकई व्यापारी की बात अलग थी। लेखक अपने विषय में कहते हैं कि उन्हें भी तेज़ गति पसंद है। I enjoy going in a car at 90 miles an hour। मुझे
ऐसी गाड़ी चलाना पसंद है, ऐसी गाड़ी में सफ़र करना पसंद है जो कि 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो। 90 मील आप समझ सकते हैं बच्चों कि 1 मील लगभग जो है 1.6 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है, और 90 मील को अगर आप इस हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये लगभग 135-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। ये बहुत तेज़ हो जाएगा स्पीड, और लेखक को इस गति में चलना पसंद है बिल्कुल। मतलब वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तेज़ गति से उन्हें दिक्कत हो। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। ये कहते हैं कि जितना लंबा मैं चाहूँ सफ़र करता रहूँ और जब तक चाहूँ, लेकिन वो मेरी गाड़ी ना हो। मतलब कि अपनी गाड़ी में वो इतनी तेज़ नहीं जाना चाहते हैं, वो दूसरे की गाड़ी में इतना तेज़ चलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अपनी गाड़ी कुछ नहीं होनी चाहिए, चाहे कि जितना भी तेज़ चला लो, अपनी गाड़ी सुरक्षित होनी चाहिए। इतना तेज़ वो अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगे, दूसरे की गाड़ी में बेतुका होकर के। मतलब जैसा आप देखते हैं कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ मिल जाए, साइकिल मिल जाए, कार मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए, खेलने की चीज़ मिल जाए, तो आप उसको जैसे तैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो आपकी नहीं है ना। आप बस उसे जैसे तैसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आपको कुछ क्षण के लिए मिला है, आप यही सोचते हैं। तो जैसे जितना रगड़ना है रगड़ दो, आप यही सोचते हैं। और यही लेखक भी कहते हैं कि वो गाड़ी पे मैं 135 किलोमीटर 140 किलोमीटर मतलब 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाऊं और वो गाड़ी मेरी ना हो। ये लेखक की इच्छा है। ये कहते हैं, आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट द बेटर सी। मैं वैसे मशीन्स की प्रशंसा करता हूँ, वैसे यंत्रों की प्रशंसा करता हूँ जो आपके अंदर उत्साह जगा दे, आपके अंदर की सोई हुई आत्मा को जगा दे। मतलब हर्ल का अर्थ हो गया यहाँ पर आवाज़ करना। जैसे आपने कभी बाइक की एक्सीलेटर अचानक से दे दी हो कसकर, और फिर उसकी जो आवाज़ होती है आपके अंदर जोश भर देती है। तो यही लेखक कहना चाहते हैं कि मैं वैसी मशीन्स को की प्रशंसा करता हूँ जिसकी आवाज़ जो है आपके अंदर के क्या बोलते हैं कि उत्साह को जागृत कर दे, और हर्ल्स यू अबाउट द बेटर सी। और बेटर सी मैंने आपको कल वर्ड मीनिंग में बताया था कि ये एक जगह है जो कि साउथ वेस्ट में पड़ती है। साउथ वेस्ट था ही ना, शायद यही था। तो इस तरह के दिशा में जो है ये ब्रिटेन के या लंदन के साउथ वेस्ट में ये जगह है, वहाँ तक आपको ले जाए, वैसी मशीन की ये प्रशंसा करते हैं। ये कहते हैं कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। लंदन में आपके रात का भोजन और डिनर हो, डाइन का डिनर हो जाएगा, ठीक है। लंदन में वो डिनर करना चाहते हैं और लंच वो करना चाहते हैं न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट डे सीम टू मी ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। और अगले दिन न्यूयॉर्क में वो लंच करना चाहते हैं, और जो लेखक के लिए सबसे संतुष्टिदायक एक अनुभव होगा। मतलब कि लेखक को तब संतुष्टि मिलेगी जब जीवन इतना तेज़ हो कि रात का खाना लंदन में और फिर अगले दिन का लंच जो है न्यूयॉर्क में, और तब लेखक को मिलेगी संतुष्टि। आई एडमिट मैं ये मानता हूँ इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। हाँ, मानता हूँ कि इस तरह की गति जो है सफ़र करने के आनंद को नहीं देती है। जैसे आप कहीं सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो सफ़र करने का आनंद तब आता है जब आप आराम से रिलैक्स होकर जा रहे हों। बस की खिड़की आपको मिल जाए, आप आराम से बाहर का नज़ारा देखते हुए चलते चले जाएं, तो आपको सफ़र का आनंद मिलता है। लेकिन ऐसी तेज़ गति में सफ़र का आनंद नहीं आएगा जिस तरह के लेखक बात कर रहे हैं, उसमें सफ़र का आनंद नहीं आएगा। इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। इसमें सफ़र का आनंद नहीं है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन। तो जो सोमरसेट में या फिर स्पेन में आपको जो एक गांव देहात की जो बस होती है, उस बस में बैठकर जो आनंद आएगा, वो आनंद इसमें नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन लेखक यहाँ क्या कहते हैं, इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन जब आप वैसी तेज़ रफ्तार में बैठेंगे तो आपको ये काफ़ी मनोरंजक लगेगा, काफ़ी ड्रामा जैसा लगेगा, नाटक जैसा लगेगा कि इतनी तेज़ गति से कोई चीज़ चलती चली जा रही है। इट वॉज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। और ये एक उत्तेजना भरा जो है एक पल होगा। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। और ये एक ऐसा काम हो गया जिसके बगैर हमारे पूर्वज जो है चले गए। मतलब हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों का आनंद कभी लिया ही नहीं। उस समय इतनी तेज़ गति थी ही नहीं, हमारे पूर्वज इसे कभी नहीं समझ पाए। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। लेकिन हम जो आज के समय में मॉडर्न मैन हैं, हमें इस चीज़ को पूरे सुख से, पूरी संतुष्टि से, पूरे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है,
हमारे पूर्वजों को तो ये नसीब नहीं हुआ, उन्हें ये सुख नहीं मिला, लेकिन हमें जो ये चीज़ मिल रही है तो हमें इसे अपने पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए। नो वेयर स्पीड कम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जहाँ पर ये तेज़ गति मेरे लिए अनफ्रेंडली हो जाती है, मतलब कि अमित्रता भरा व्यवहार करती है, मतलब तेज़ गति हर एक को रास नहीं आती। आप भी ये जानते हैं कि कभी कभी तेज़ गति ही जो है दुर्घटना का कारण भी बनती है। तो ये लेखक कहते हैं कि वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, जब ये तेज़ गति मेरे लिए एक मुश्किल का कारण बन जाती है, मेरे लिए जो है अमित्रता वाला भाव ले आती है, इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड्स। यहीं से हमारी मानसिक स्थिति जो है मुड़ जाती है, रुक जाती है, हमारी मानसिक गति यहीं रुक जाती है। जहाँ स्पीड जो है बहुत हद से ज़्यादा तेज़ हो गई, हमारी मानसिक गति वहीं रुक जाती है। आप देखते हैं ना, अचानक से स्पीड में जब कुछ होता है, अचानक से आप कहीं मोड़ लेते हैं और कुछ सामने आ जाता है, तो आपके दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है, सुन्न हो जाता है ना। एज दे नेचुरली डू, और दिमाग का भी यही काम होता है कि अचानक से ऐसी स्थिति में कुछ भी वो काम ना करे, अचानक से रुक जाए, दिमाग हो ही जाता है सुन्न। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, और हम क्या करते हैं इस स्थिति में, सिर्फ मशीन की गति को पकड़ना चाहते हैं, है ना। हम आज भी यही चाहते हैं कि हम मशीन की गति से जो है अपने आप को उड़ाएं। जिस गति से मशीन काम करता है, अपने शरीर को भी मशीन के समतुल्य बनाएं, उसी के बराबर काम करें। बच्चों, आज की वीडियो 20 मिनट की हो गई, काफ़ी लंबी हो गई, और मैं चाहूँगा कि अब जो है थोड़ा इस कहानी का एक अगला भाग अगले पार्ट में इसे किया जाए। कहानी लंबी हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा इसके जो आधे भाग अभी बचा हुआ है उसे मैं अगले भाग में ले आऊँ, और उसके बाद आपके पास जो है इसके सॉल्यूशंस को मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और मैं और बेहतर तरीके से इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रयास करूंगा। कल की वीडियो आप अवश्य देखिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।